ओके। हम लोग जो है आज अभी डिस्कस करेंगे। आज देखो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग अगर मैराथन स्टार्ट करेंगे आज, तो यूनिट सेकंड में बहुत सारी थ्योरी आएंगी। राइट, तो थ्योरी को थोड़ा हम ऐसे स्किप नहीं कर सकते, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना होगा। एटलीस्ट एक एक मिनट, दो दो मिनट हर एक थ्योरी को देंगे। ठीक है, तो पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास में। उसके बाद मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में आवाज़ नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ओके। कविता गुड इवनिंग, डालिया वॉइस नहीं आ रहा है। ओके, दोबारा से एक बार लिंक को ओपन करिए। तो अभी हम लोग थ्योरी डिस्कस करते हैं। सभी थ्योरी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है एग्जाम में आई हुई है, तो मैं कोशिश करूंगा सभी थ्योरी अभी एक्सप्लेन करने का। उसके बाद हम लोग फिर कल से स्टार्ट करेंगे यूनिट वन से रिवीजन। और दो पार्ट में, मतलब यूनिट वन से यूनिट फाइव करेंगे और यूनिट फाइव से यूनिट टेन। ओके। तो मे बी मॉर्निंग में भी क्लास होगी और इवनिंग में भी रहेगी क्लास। कोशिश करेंगे कल, अ, कल परसों, 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आज हम लोग अभी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट द मैराथन क्लास फॉर द यूनिट वन टू यूनिट टेन। क्लियर है सभी को तो यहाँ तक? सर मेरा क्वेश्चन अपलोड किया था ग्रुप में, क्लियर है सर। पहले उसको समझा देना जब क्लास हो। सी, जितने भी आपके डाउट होंगे, जैसे अभी हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे ना, तो चूंकि बहुत सारी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर अभी हमारा ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा आपस में, है ना? क्योंकि अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगता है फिर उसमें। तो मैं पूरा डिस्कस करूंगा, थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना। बाकी जैसे कि मान लीजिए कोई थ्योरी है, अगर उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इट विल टेक अराउंड 20 मिनट। ओके, कोई भी एक थ्योरी को अगर हमको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, तो बहुत टाइम लगता है। तो उसको शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर ऐसा नहीं है कि सर आप उसको पूरा डिटेल में बताइए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर वो वीडियो देख लीजिए, जो रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी मैंने बना के रखी हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन पर्पज़ के लिए है, तो शॉर्ट शॉर्ट में हम लोग देखते जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने पहले पढ़ रखा है। ओके, तो छोटे मोटे डाउट नहीं आने चाहिए कि ये सर पूरा डिटेल में मुझे बताइए, समझ में नहीं आ रहा थ्योरी। ओके, ऑफ कोर्स अगर डाउट रहेगा तो मैं क्लियर करूंगा, लेकिन लाइक उसको पूरा हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं पूरा डिटेल में। दिस इज द रिवीजन क्लास, सो वी विल रिवाइज ओनली। ठीक है, बाकी के और कोई डाउट डाउट है वंशिता? ठीक है, जो क्वेश्चन आपके हैं हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे इस क्लास के बाद में, या फिर जब थ्योरी डिस्कस करेंगे तब। सर ये हेलो, गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर, ये जो अभी हम लोग जो सर थ्योरी डिस्कस करेंगे सर, क्या इसका हमें वो भी मिलेगा? जो शॉर्ट पीडीएफ आप देने वाले थे, वो ऐसे ऑलरेडी किसी दिया हुआ है मैंने। जानकारी? सी, वो जो रिवीजन पीडीएफ ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, उसी से हम लोग क्लास डिस्कस, उसी वो डिस्कस करेंगे क्लास में। जो रिवीजन नोट्स नहीं है सर, मैंने इसमें सब। बहुत सारी हम्म। नहीं सर, एक्चुअली इसमें बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो है भी नहीं इसमें। नहीं, उसमें नहीं है, लेकिन इसीलिए अभी जो थ्योरी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ये जो ठीक है, उस बाकी कुछ नहीं होंगी उसमें। तो वो उसको हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कवर करने का, क्योंकि हर चीज़ तो कवर नहीं हो पाएगी ना। दिस इज द, नहीं लाइक जो इंपॉर्टेंट नहीं, चीज़ें हैं वो उसमें है। और अगर पूरा सिलेबस भी अगर उसमें इंपॉर्टेंट बन जाएगा तो फिर मतलब ओके सर। क्या डिफरेंस हुआ, है ना? तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें सर उसमें नहीं स्टार्ट होंगी। करो अभी। ठीक है सर, क्वेश्चन से स्टार्ट रिलेटेड करो सर, स्टार्ट। वो क्लियर करवा दीजिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके हैं हुसैन, मैंने ग्रुप में देखे हुए हैं। ओके, उनको हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे, अभी केवल हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी आज 17 है, कल 18 है, 19 है, 2 दिन में आपके जो डाउट रहेंगे क्वेश्चन के वो भी डिस्कस हो जाएंगे, बाकी का अभी डिस्कस हो जाएगा। ठीक है। सर 2022 दिसंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा अपलोड कर दीजिए मॉक में। 20 कौन सा वाला? दिसंबर 22 वाला जो मार्च को एग्जाम हुआ था। वो तो अपलोड है। मॉक सेक्शन में अपलोड नहीं है, उसका वीडियो अपलोड है ना। नहीं नहीं, अब और आई सर थिंक उसका वो पीवाईक्यू वाले सेक्शन में तो है ही वो। पीआईक्यू सेक्शन में 22 दिसंबर वाला नहीं था, वीडियो नहीं है उसका। नहीं, उसका है, आप देखिए उसमें लिखा होगा जून साइकिल या दिसंबर अपलोडेड है। साइकिल। साइकिल के नाम से होगा वो, नवंबर में नहीं लिखा होगा। दिसंबर 2020 लिखा हुआ है सर, 2022 लिखा हुआ है सर। ठीक है, ये सब बातें ग्रुप में डिस्कस कर लेना आपस में। ठीक है, मैं अभी क्लास स्टार्ट करता ओके। वो हूँ। बाकी जो 2022 क्वेश्चन जो है उससे वो रिलेटेड। मार्च में पेपर हुआ था, इसलिए शायद वो 2022 लिखा हुआ। हाँ, वो सब आप डिस्कस कर लेना।
शुरू करो सर, शुरू करो आप। यस। ओके, तो जो भी थ्योरी है उनको हम लोग देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना ये? 1 सेकेंड। यस। यस सर, यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था वैसे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल थ्योरी जितने भी है। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। पहली थ्योरी है 1 सेकेंड, दैट इज लर्निंग थ्योरी ऑफ स्किनर, जिसको हम ऑपरेंट थ्योरी बोलते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं पूछूं तो आप बीच बीच में आप बता सकते हैं। मैंने सर बताया। कंडीशन जैसे कि कोई भी कंडीशन होती है, जैसे एक डॉग के लिए एक घंटी की कंडीशन देते हैं, उसको अपन कुछ खिलाते हैं ओके, तो उसको खिला के फिर घंटी बजाते हैं तो वो हो ठीक है। जाता है। कंडीशन का मतलब होता कंडीशनिंग है शो करता पेयर करना। ठीक है, कंडीशनिंग का है। मतलब हाँ। पेयरिंग करना या ग्रुपिंग करना दो चीजों का। एक ये चीज है, एक सेकंड ये है, बी है। इसको बीच में जोड़ देना साथ में, वो पेयरिंग, जिसको पेयरिंग बोल सकते हैं या ग्रुपिंग बोलते हैं या कंडीशनिंग बोलते हैं। इसका मतलब एक ही होता है। ओके, तो इसको ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। ओके, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी चीज से जो है इसको जोड़ा जा रहा है। ओके, इसको आरएस कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। आरएस का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, एस का मतलब होता है स्टिमुलस। ओके, तो जैसा रिस्पॉन्स होगा उसके अनुसार उसको स्टिमुलस दिया जाएगा। तो ये इसको आरएस बोलते हैं। और एक थ्योरी होती है जिसको हम एसआर कंडीशनिंग बोलते हैं, वो आगे वाली उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले हम स्टिमुलस देते हैं फिर रिस्पॉन्स देखते हैं, जिसको पावलोव थ्योरी ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है, तो ये थ्योरी है, ये स्किनर के द्वारा दी गई है। इसको लर्निंग थ्योरी ऑफ स्किनर बोल सकते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, आरएस कंडीशनिंग थ्योरी, सब एक ही नाम है। एग्जाम में अगर आएगा तो लिख देना। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू दी पॉजिटिव और नेगेटिव री एनफोर्समेंट। ओके, और स्किनर के द्वारा ये वर्क किया गया है। जो लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट, थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, थॉर्नडाइक। ठीक है, उस पर उन्होंने काम किया और उसके माध्यम से इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। तो ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ये बताता है कि बिहेवियर जो है दैट इज लीड टू सेटिस्फाई आउटकम। अगर जैसे मान लीजिए कोई बिहेवियर है, अगर उससे आपको कोई भी पर्सन है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अगर उसके उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब उसका जो बिहेवियर है उससे सेटिस्फाइंग आउटकम निकल रहा है, तो उसको हम कोशिश करते हैं वो रिपीट हो बार बार। अगर उससे सेटिस्फाइंग आउटपुट नहीं निकलता है तो हम कोशिश करते हैं उसको खत्म कर दिया जाए, मतलब वो जो बिहेवियर है, वो जो एक्शन है उसको कम कर दिया जाए। तो ये जो थ्योरी है इसको जैसे इसमें बताया गया है कि बिहेवियर है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या हुआ कि कोई अच्छा अगर बिहेवियर है तो उसको हम और रिपीट, उसका रिपीटेशन कराएंगे। और अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम बदल सकते हैं। अगर अनडिजायर आउटकम आ रहा है तो हम उसको बदल सकते हैं। ओके, मान लीजिए कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या वो और कोई गलत काम करता है, तो वो नेगेटिव आउटकम आ रहा है उसके बिहेवियर से, तो उसको हम बदल सकते हैं कंडीशनिंग के माध्यम से। ओके, या फिर अगर कंडीशन मतलब जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि रीएनफोर्समेंट के माध्यम से, पॉजिटिव है, नेगेटिव रीएनफोर्समेंट है या पनिशमेंट है। तो अगर हम पनिशमेंट करते हैं, इसका मतलब हम कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा अगर गलत काम कर रहा है तो हम उसको पनिश करते हैं या उससे गुस्सा करते हैं। इसका मतलब है कि हम उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट नहीं करवाना चाहते हैं। और अगर हम बच्चे को रिवार्ड कर रहे हैं, उसको जो है कुछ दे रहे हैं, कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, ओके, क्योंकि उसने कुछ अच्छा काम किया है, अगर उसने अच्छे मार्क्स लाए एग्जाम में, तो हम चाहते हैं कि वो बार बार उसको रिपीट करे, तो हम उसके लिए रिवार्ड देते हैं। ओके, उसको पनिश नहीं करते हैं। तो जो रीएनफोर्समेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ओके, और नेगेटिव होता है। तो आप लोग बताइए कि जो नेगेटिव रीएनफोर्समेंट है और जो पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट में, उसमें बिहेवियर किस प्रकार का आता है? मतलब दोनों में एक ही जैसा बिहेवियर होगा, या मतलब लाइकलीहुड ऑफ द बिहेवियर दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉजिटिव और द नेगेटिव रीएनफोर्समेंट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में रीइंफोर्समेंट में हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। ओके, जैसे कि ये दो। नहीं सर, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप का होता है सर।
सी लिसन, मैं बात कर रहा हूँ कि रेइंफोर्समेंट एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और दूसरा है पनिशमेंट। म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों है। ये रीइंफोर्समेंट आपका पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ओके, तो दोनों से किस प्रकार का बिहेवियर आपका डेवलप होगा या रिपीट होगा? लाइकलीहुड ऑफ द बिहेवियर दैट विल रिपीट रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। जैसे कि मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे तो उससे क्या होगा और नेगेटिव से क्या होगा? एनीवन? सर जैसे पॉजिटिव अपन देना चाहते हैं तो जैसे उसके भलाई के लिए देंगे, जैसे अपन किसी को अ, धम सर ये बिहेवियर को इंक्रीज करेगा। ठीक है। सी देखो, जो रीएनफोर्समेंट होता है उसका मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को जो है रिपीट कराना चाहते हैं रीएनफोर्स के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को आपने चॉकलेट दी या उसको मोबाइल दिया या उसको नई साइकिल खरीद के दे दी, अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया, आज का मतलब है कि आप उसको रिपीट कराना चाहते हैं अच्छे बिहेवियर को, तो आप उसको रीएनफोर्स कर रहे हैं, वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब होता है आप कुछ दे रहे हैं, ओके, आप कुछ ऐड कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव रीएनफोर्स बोलेंगे। नेगेटिव मतलब होता है आप उससे कुछ ले रहे हैं, ओके, जो कि उसको पसंद है। और लेकिन ये जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा ये कुछ समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए उससे आपने वापस मोबाइल ले लिया है, वीडियो गेम ले लिया है, या उससे कुछ जो कि उसको चीज़ अच्छी है उससे ले ली, तो आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। लेकिन काम दोनों का एक ही होता है कि हम उस पर्टिकुलर बिहेवियर को दोबारा रिपीट कराना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए उसने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया बच्चे ने और तो नहीं मतलब किया किसी भी उसने, चीज के लिए। हाँ, तो हम उसको कोई चीज़ ले लें वापस। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज़ छीन लेते हैं ना इस चक्कर में कि ताकि वो आगे दोबारा वो गलती नहीं करेगा, राइट? तो वो उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं कि जब हम कुछ दे रहे होते हैं, वो ऐड कर रहे होते हैं, वो पॉजिटिव होता है। और कुछ समय के लिए, कुछ टेम्पररी टाइम के लिए अगर कुछ उससे हम ले रहे हैं तो वो आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। लेकिन दोनों से ही हमारा कोशिश होता है कि जो बिहेवियर है, द लाइकलीहुड ऑफ द बिहेवियर दैट विल रिपीट, उसको हम इंक्रीज कराना चाहते हैं। The positive reinforcement also increase the likelihood of the behavior, and negative reinforcement also increase the likelihood of the behavior. क्लियर हो रहा है? और जो आपका पनिशमेंट है, पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट मतलब क्या होता है कि आप उसमें ऐड कर रहे होते हैं। पॉजिटिव मतलब होता है हमेशा ऐड करना। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को आपने कुछ गुस्सा कर दिया या उसको थप्पड़ मार दिया, वो ओके, आप उसको कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये पनिशमेंट है। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि आप उससे कोई चीज़ ले रहे हैं हमेशा के लिए, जैसे आपने उससे मोबाइल ले लिया, वीडियो गेम ले लिया, हमेशा के लिए नहीं दिया दोबारा उसको, वो नेगेटिव पनिशमेंट होगा। तो नेगेटिव पनिशमेंट और नेगेटिव रीएनफोर्समेंट में मेन डिफरेंस यही होता है कि जो रीएनफोर्समेंट होता है वो टेम्पररी होता है, आप उससे कुछ चीज़ लेंगे टेम्पररी, डराने के लिए। एक होता है ना कि हम डरा देते हैं कुछ समय के लिए ताकि वो गलती ना करे, एक होता है कि उससे हमेशा के लिए ले लेंगे, वो पनिशमेंट कहलाता है, ओके, वो नेगेटिव होता है। तो ये मेन डिफरेंस याद रखना। तो जो रीएनफोर्समेंट होता है उससे हमेशा ही, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हम उससे जो बिहेवियर होता है उसको, लाइवलीहुड को, बिहेवियर को बार बार रिपीट कराना चाहते हैं, ओके। और जो पनिशमेंट होगा उससे हम बिहेवियर को कम करना चाहते हैं, मतलब कोई ऐसा गलत बिहेवियर है उसको हम वीकन करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, उस पर हम पनिशमेंट देते हैं उसको। क्लियर है? क्लियर है सर। सभी को क्लियर है? ओके सर। अगर एग्जाम में आ जाए यस सर। कि हम जो रीएनफोर्समेंट कर रहे हैं उससे क्या होता है, उससे बिहेवियर का रिपीटेशन बढ़ता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। इसी प्रकार से अगर हम पनिशमेंट करते हैं तो पनिशमेंट से हम पर्टिकुलर बिहेवियर को वीकन करना चाहते हैं या उस रिपीटेशन को कम करना चाहते हैं, तो या तो हम उसको पॉजिटिव पनिशमेंट देंगे कि बहुत ज़्यादा दैट इज हार्श, उसको हम ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो कि उसको पसंद नहीं है, जैसे कि गुस्से में आपने कुछ बोला या उसको थप्पड़ मार दिया या कुछ कर दिया, वो ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव। और उससे हमने ऐसा कुछ ले लिया जो कि उसको बहुत पसंद है, उसको हमेशा के लिए लिया, तो वो आपका नेगेटिव कहलाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार का जो लर्निंग थ्योरी है दैट इज पावलव थ्योरी। इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पहले से ये थ्योरी यूज होती आई है, मतलब पुरानी थ्योरी है, तो इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं, ओके। ठीक है, तो ये जो पावलव की थ्योरी है इसमें बोला गया है कि थ्रू द एसोसिएशन, किसी चीज़ को जोड़ करके जो है हम कंडीशनिंग करते हैं और उससे बिहेवियर को बदलना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन एडिक्टेड है अल्कोहल का, तो हम उसमें कंडीशनिंग करेंगे कि कोई पर्सन अल्कोहल लेता है तो शुरुआत में उसको कुछ सॉफ्ट ड्रिंक देंगे या इस प्रकार का कोई भी
पदार्थ है वो सब्सटेंस देंगे जो कि उससे अल्कोहल से कम नुकसानदायक होता है, उसके साथ जोड़ेंगे। धीरे धीरे करके क्या होगा कि धीरे धीरे पर्सन जो है वो अल्कोहल को कम करता जाएगा और दूसरा जो चीज़ ऐड कर दी गई है उसको बढ़ाता जाएगा। तो ये एक काइंड ऑफ थेरेपी में हम इसको यूज करते हैं कि किसी चीज़ को ऐड करके ताकि जो प्रॉब्लम है वो कम होती जाए और जो कंडीशनिंग हमने की है उसके माध्यम से वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है पावलोव के द्वारा। ओके, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है डॉग पर। ओके, इन जनरली अगर हम बात करें, डॉग जो होता है वो सेलिब्रेट करता है, मतलब उसके मुंह में पानी आएगा, डॉग हो या कोई भी इंसान हो, अगर उसके सामने फूड लाया जाए। ओके, तो फूड क्या होता है, एक स्टिमुलस की तरह काम करता है। स्टिमुलस का मतलब होता है कि कुछ भी जो कि एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, कि आप उसको देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके सामने अचानक से स्नेक आ जाए तो आप डर जाते हैं, राइट। तो एक काइंड ऑफ स्टिमुलस होता है। जैसे फूड है, फूड आपके सामने आएगा तो आपके जो है मुंह में पानी आता है, लार आता है, तो वो स्टिमुलस की तरह काम करता है। ओके, उसको हिंदी में बोलते हैं उद्दीपक। ओके, तो फूड क्या है, फूड एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अनकंडीशनल क्यों है, क्योंकि इसके लिए कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती है। अगर डॉग डॉग के सामने फूड आएगा तो ऑब्वियस है सेलिब्रेट करेगा, तो ये कंडीशन जो है वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशनिंग यहाँ पर नहीं की गई है डॉग के साथ, उसके सामने फूड लाया गया है, तो वो एज ए एक अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस का मैंने बता दिया, जिसकी जिसकी वजह से वो सेलिब्रेट कर रहा है, उसके मुंह में पानी आ रहा है। और डॉग जो सेलिब्रेट कर रहा है वो आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशनिंग नहीं की गई है। ठीक है, ये बिफोर कंडीशनिंग की स्थिति है। ठीक है, अब क्या होता है कि उसी डॉग के सामने एक घंटी जो है, एक बैल है, वो बजाई जाती है। ये डॉग है, तो ये क्या है, ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसका कोई मतलब नहीं है स्टिमुलस का, उसको एन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब डॉग के सामने घंटी बजाई जाए या घंटी या कुछ भी बजाया जाए तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा उसको। ओके, वो सेलिब्रेट थोड़ी करेगा, क्योंकि उसको पता है ये फूड नहीं है, तो वो सेलिब्रेट नहीं करेगा। ओके, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा वो, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपके दूसरी कंडीशन हो गई, ये बिफोर कंडीशनिंग है। कि पहले उसने क्या किया कि पहले फूड दिया डॉग को, तो उसने देखा कि चूंकि ये फूड जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस है तो इससे रिस्पॉन्स भी अनकंडीशनली आ रहा है, मतलब सेलिब्रेट करेगा। ये बिफोर कंडीशनिंग है। दूसरी केस में उसके सामने एक बैल को बजाया गया, घंटी को बजाया गया, तो जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस है, तो डॉग सेलिब्रेट नहीं करेगा, क्योंकि इससे क्या ही लेना देना डॉग इसको फूड। तीसरा कंडीशन बनता है कि जब वो कंडीशनिंग करता है, लेट मी रीड दिस। ठीक है, तीसरी कंडीशन बनती है ड्यूरिंग कंडीशनिंग। जब उसको कंडीशनिंग की जा रही है, कंडीशनिंग मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है फूड भी लाया जा रहा है, फूड के साथ जो बैल है उसको भी लाया गया, और यहाँ पर डॉग जो है। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत में क्या होगा कि जो डॉग है वो तो फूड की वजह से ही सेलिब्रेट करेगा ना। ओके, तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। इस चीज़ को याद रखना, जो हमें लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ओके, ये चीज पे ध्यान रखना है। तो शुरुआत में जब बेल बजाई जाएगी, फूड लाया जाएगा, तो उसको नहीं पता वो फूड की वजह से सेलिब्रेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो अनकंडीशनल है, कंडीशनिंग नहीं की गई है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर यही प्रैक्टिस को रिपीट किया जाता है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, तो जो डॉग डॉग है वो कंडीशन हो जाएगा बैल के साथ, उसको लगेगा कि बैल जब बजाई जाती है तभी फूड आ रहा है। ओके, तो आफ्टर कंडीशनिंग जो बैल है, ठीक है, ये कंडीशनल आपका स्टिमुलस हो गया, मतलब कंडीशनिंग कर दी गई है। अब डॉग के सामने केवल घंटी बजाई जाएगी, बेल बजाई जाएगी, फूड नहीं लाया जाएगा, तब भी वो सेलिब्रेट करेगा। इसका मतलब क्या है कि डॉग को शायद लगता है कि जब बेल बजती है तब जो है फूड आता है, तो वो बेल बजने पर ही कंडीशनिंग मतलब सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देगा। तो ये आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स होगा, SR CR। ये चारों स्थिति आपको समझ में आ रही है, बिफोर कंडीशनिंग और ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। बताइए, इसमें अगर डाउट है तो बताइए पहले। यस सर, आगे समझ। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। अब इसमें प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूँ कि जो प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है, या प्रिंसिपल बोलते हैं या उसको प्रोसेस बोलते हैं, कि जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर बताया उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पहला है एक्विजिशन, दूसरा है जनरलाइजेशन, प्लीज म्यूट कर लीजिए, जनरलाइजेशन। तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन, चौथा है एक्सटिंक्शन, पांचवा है
spontaneous recovery. ओके, सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? पहला है एक्विजिशन। एक्विजिशन जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि लगातार रिपीटेशन अगर 2-3 वीक या लगातार किया जाएगा तो जो वेल है, रिंग बज रहा है, उसकी वजह से उसको लगता है कि फूड आएगा, तो ये कंडीशनिंग यहाँ पर हो गई है। तो कंडीशनिंग स्टिमुलस हो गया और ये रिस्पॉन्स भी कंडीशनिंग करेगा, मतलब सेलिब्रेट करेगा बिकॉज ऑफ द वेल। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोसेस में पहला केस है एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब होता है एक्वायर कर लेना, उस चीज़ को याद कर लेना, लर्न कर लेना। ओके, तो ये कंडीशनिंग के बाद पहला स्टेज यहाँ पर होगा। क्लियर है? ये मान लीजिए इसमें 3 वीक लगे, जस्ट अज्यूम कि 3-4 वीक में जो डॉग है वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया आफ्टर जैसे ही घंटी बजती है। दूसरा यहाँ पर है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी घंटी बजती है उसको लगता है कि जब रिंग बजेगी तो फूड आता है। अब रिंग चाहे मोबाइल की हो या फिर सिंपल मंदिर की घंटी बज सकती है या फिर जो डोर बेल लगी होती है डोर बेल हो सकती है या कुछ भी। ओके, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। मतलब जब भी उसको लग गया कि कुछ भी घंटी बज रही है उससे एक साथ फूड आएगा, वो ऐसा अज्यूम करेगा, तो उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। तीसरा क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि डॉग जो है धीरे धीरे समझ में आएगा कि केवल ये जो वेल है, इस प्रकार की वेल है, इसी प्रकार की वेल के साथ फूड आता है। तो बाकी का अगर डोर बेल बजेगी तो उस पर वो सेलिब्रेट नहीं करेगा, और किसी प्रकार की मोबाइल घंटी बजेगी तो उस पर सेलिब्रेट नहीं करेगा, केवल एक प्रकार की बेल पे ही वो सेलिब्रेट करेगा। तो जब उसको पता है कि इसी प्रकार की बेल में फूड आ रहा है, इसके साथ में फूड आता है, तो सेलिब्रेट करना स्टार्ट करता है। तो वो जो है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देगा कि कौन सी बेल पर फूड आता है, कौन सी पे नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन। ओके, अगर लगातार ऐसा किया जाए कि केवल घंटी ही बजाई जाए, फूड ना लाया जाए, ओके, ऐसा 2-3 वीक तक किया जाए, तो फिर धीरे धीरे करके वो जो है, वो जो कंडीशनिंग उसके साथ हुई है फूड के साथ बैल का, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगेगा। मतलब वो भूलने लगेगा कि कहीं उसको लगेगा कि शायद ये जो है बैल बजने से फूड नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे करके जो कंडीशनिंग की गई थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, एक्सटिंक्ट होने लगेगी, खत्म होने लगेगी। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि जब बैल बजेगी तो जो पहली अवस्था थी यहाँ थी जो मैंने बताया था बिफोर कंडीशनिंग, कि उसको एक न्यूट्रल स्टिमुलस लगेगा, कि उसको लगेगा कि बेल बजने से फूड आता नहीं है, तो अगेन एक न्यूट्रल स्टिमुलस बन जाएगा बेल। ठीक है, लास्ट इसमें है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसी प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा कंडीशनिंग कराना स्टार्ट करते हैं बेल के साथ फूड का, तो इस बार उसको जल्दी जो है उसको एक्वायर कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर है एक्विजिशन है, इसमें 3 वीक लग रहे हैं, तो अब दोबारा अगर रिपीट करेंगे सेम थिंग को तो शायद 1 वीक के अंदर वो सीख जाएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस को फॉलो करने लगेगा। ये जो कंडीशनिंग उसकी 1 वीक के अंदर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब अगर हम सेम चीज़ को दोबारा रिपीट कराते हैं तो टाइम कम लगता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तुरंत जो है वो रिकवरी कर लेगा, याद कर लेगा चीज़ों को, अगर दोबारा से कंडीशनिंग की जाती है। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। यस सर। ये पांचों जो यहाँ प्रिंसिपल, जिसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं या फिर प्रोसेस बोलते हैं, तो ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली पावलोव ये बताना चाहते हैं कि जो लर्निंग प्रोसेस है, अगर हम कंडीशनिंग के माध्यम से कुछ भी चीज़ हम लर्न करा सकते हैं और उसको जो है एक्सटेंड भी करा सकते हैं या बदल भी सकते हैं। तो बेसिकली पर्पज यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन किसी प्रकार से एडिक्टेड है, तो हम किसी चीज़ से कंडीशनिंग कर करके उसको धीरे धीरे करके उस प्रकार का जो रिस्पॉन्स करता है वो, ओके, ड्रग को लेकर के धीरे धीरे करके उसको हम खत्म कर सकते हैं या नई चीज ऐड करके, ओके, कुछ नया बदलाव कर सकते हैं। ओके, लर्निंग के माध्यम से या एसोसिएशन के माध्यम से, द लर्निंग विद द एसोसिएशन और पेयरिंग। कंडीशन का मतलब एसोसिएशन होता है, या पेयर करना या जोड़ना या किसी से एसोसिएट करना। ओके, क्लियर है? यस क्लियर सर। है सर। ठीक है, नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा थ्योरी, दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये बताते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो लर्न करेगा थ्रू दी ऑब्जर्वेशन, देख करके किसी को। जैसे कि छोटे बच्चे जो अपने पेरेंट्स को देखते हैं या अपने भाई को देखते हैं, उसको देख करके उनकी नकल भी करते हैं, कभी कभी उनकी तरह बोलते भी, उनकी तरह बिहेव भी करते हैं। तो यहाँ पर लर्निंग जो हो रही है इंडिविजुअल की, वो थ्रू दी ऑब्जर्वेशन होगी या इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है कि देख करके नकल करना, इमिटेट करना उनकी तरह। मॉडलिंग भी हो सकता है कि दूसरे की तरह जो है हम बोलते हैं या बात करते हैं, या जैसे मान लीजिए किसी कोई कोई पर्सन है उसकी तरह, उस जैसे कि उसकी हेयर स्टाइल है तो हम क्या उसको कॉपी करते हैं, उसका ड्रेसिंग सेंस कॉपी करते हैं, उसका बिहेवियर कॉपी करते हैं, उसके वे ऑफ टॉकिंग कॉपी करते हैं, तो वो मॉडलिंग हो गया। थ्रू दी ऑब्जर्वेशन, थ्रू दी इमिटेशन, थ्रू दी मॉडलिंग वी कैन लर्न समथिंग। सो कोई भी इंडिविजुअल की लर्निंग जो है इनके माध्यम से होती है। ओके, इन्होंने बताया कि अगर हमको नए बिहेवियर को अडॉप्ट करना है, एक्वायर करना है,
तो हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से नए बिहेवियर को भी एक्वायर कर सकते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग। इसी को सोशल लर्निंग बोलते हैं, इसको हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली जो कॉग्निटिव फैक्टर है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उसका कॉग्निटिव फैक्टर और उसकी सराउंडिंग, उसका एनवायरनमेंट जो है, दोनों का इंटरेक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है पर्सन के लर्निंग को, पर्सन के बिहेवियर को। अगर उसको कुछ लर्न करना है तो उसका खुद का जो कॉग्निटिव फैक्टर होगा, ओके, माइंड होगा, और जो आसपास का एनवायरनमेंट होगा, वो कहीं ना कहीं दोनों जुड़ करके, ओके, दो इंटरेक्ट करेंगे और पर्सन के लर्निंग प्रोसेस को या बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ओके, बोबो डॉल का। ओके, ये बताते हैं कि एक छोटा बच्चा है जो टीवी में देख रहा है कार्टून, ओके, और कार्टून के अंदर एक पर्सन जो है जो कि एक डॉल को मार रहा है, उसको पीट रहा है। एक अग्रेसिव बिहेवियर है, एक अग्रेसिव बिहेवियर दर्शा रहा है टीवी के अंदर, कार्टून में। ओके, तो यहाँ पर जो बैठा बच्चा है वो भी अपने उसके साथ, डॉल के साथ है, तो वो भी उसी प्रकार का बिहेवियर को इमिटेट कर रहा है, दोबारा उसको रिपीट कर रहा है। बेसिकली जो अग्रेसिव बिहेवियर है वो वहाँ से देख देख के वो लर्न कर रहा है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि बच्चे किस प्रकार से लर्न करते हैं किसी को देख करके, या स्पेशली अग्रेसिव बिहेवियर को जल्दी एक्वायर कर लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं थ्रू दी वॉचिंग द बिहेवियर ऑफ द अनदर पर्सन। जो पर्सन यहाँ पर है टीवी के अंदर, उसको देख करके बच्चा किस प्रकार से लर्न कर रहा है। जैसे इस पर्सन के द्वारा उस डॉल का एक हाथ तोड़ा गया, तो बच्चे ने देखा, बच्चे ने भी अपनी डॉल का एक हाथ तोड़ दिया। तो ये क्या है, लर्निंग थ्रू दी ऑब्जर्वेशन, थ्रू दी वॉचिंग द बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन। ओके, so this is called Albert Bandura social learning theory. Like anyone can learn through the observation, through the imitation, through the modeling of the behavior of other person. क्लियर है? जी बताइए, सर। सभी को क्लियर है? डाउट तो नहीं? बताइए। सर इसमें तो मतलब जो देख के सीखेगा उसके अलावा भी 3-4 प्रोसेस होती है ना, मतलब जैसे ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन से। हाँ, वो प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस पूरा मतलब अब उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। ठीक है, हम्म। तो ये बेसिक बेसिक आपको आइडिया रहना चाहिए कि बेसिकली सोशल लर्निंग क्या है और अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है। ठीक है, डिटेल में मैंने बताया हुआ है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो एक बार वीडियो देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है। सर, अब टाइम ही नहीं इतना डिटेल है जाने ना, का। तो इसी वजह से मैंने इसको कंपाइल किया। अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, इसको हमको कम से 10 दिन लगेगा पूरा एक एक थ्योरी एक्सप्लेन सर करने में। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, जो चीजें कंफ्यूज हाँ कर रही है ना दिमाग हाँ, के साथ, जो एक जो माइंड गेम चल रहा है, ठीक है। वो उसको क्लियर करने के लिए ये मेरा एक सजेशन था कि हम हाँ, लोग इसका पूरा जितने भी सारे हमारे पास ये हैं उन सब का एक हमारे पास ठीक है। कंपाइल हो जाए। नेक्स्ट है, हम लोग कुछ थ्योरी डिस्कस करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। इससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं रिलेटेड थ्योरी। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है एनीवन, उसके बाद हम बताएंगे थ्योरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? इसको बोलते हैं सर एक सामाजिक। तरह का समाज सामाजिकरण, को जो समाज में समाज का कैसे समाज फंक्शन कर रहा है, हम्म, उसमें क्या क्या। समाज कैसे उसको फंक्शन क्या कर रहा है कहते वो तो हैं, अलग चीज सर, होगी। हायरार्की इन द सोसाइटी, हायरार्की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हायरार्की में सेट हम्म, करना, डिवीजन। अभी बिल्कुल। जैसे बेसिकली टेक्निकली सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जिसको मतलब बोल। होता है जहां पर हम ह्यूमंस को या ग्रुप को परमानेंटली कैटेगराइज कर देते हैं हायरार्की में, इन दी स्टेटस हायरार्की, उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, कलर, किसी भी आधार पर, वर्क, ऑक्यूपेशन, उनके आधार पर अगर उनको हायरार्की में हम पोजीशन कर देते हैं, सेट कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। ओके, स्तरीकरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, मतलब स्टेज बाय स्टेज उसको हम हायरार्की में कैटेगराइज कर देते हैं परमानेंटली, दैट इज कॉल्ड इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्योंकि हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो इसलिए उसको बोल रहे हैं हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर हम ग्रुप को, ह्यूमंस को परमानेंटली कैटेगराइज करेंगे एक स्टेटस हायरार्की के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट और रीजन और रिलीजन और ऑक्यूपेशन, कुछ भी किसी के आधार पर भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको लेकर के कुछ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अप्रोच है, ओके, जो कि इससे जुड़ी हुई है, उसको समझ लेते हैं। जैसे पहला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कुछ 2 दिन पहले, दैट इज फंक्शनलिस्ट थ्योरी, फंक्शनलिस्ट अप्रोच। दूसरा है कार्ल मार्क्स का जो है, जिसको बोलते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच। तीसरा मैक्स वेबर की जो थ्योरी है,
इसको बोलते हैं वेबेरियन अप्रोच। ओके, तो पहला वाला हम लोग डिस्कस किए थे फंक्शनलिस्ट अप्रोच में, ये किंग्सले डेविस और विलियम मुरे के द्वारा दी गई है। ठीक है, बस थोड़ा सा याद रखना। ओके, तो ये जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है ये क्या बताती है कि सोसाइटी के अंदर जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, इस थ्योरी के माध्यम से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है दैट इज इनविटेबल फिनोमेना। दैट इज इनविटेबल फिनोमेना, इसका मतलब क्या होता है कि ये कोई चीज जो है वो घटना घटना ही घटना है, मतलब होना ही होना है, उसको हम रोक नहीं सकते। दैट इज इनविटेबल, समथिंग विल हैपन। ठीक है, उसको बोलेंगे इनविटेबल फिनोमेना। ऐसा है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी के अंदर हमेशा होगा ही होगा। इन्होंने आगे बताया कि सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी बहुत सारी जरूरतें होती हैं। ओके, कोई भी एक इंडिविजुअल अकेले अपनी ज़रूरतों को, नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता है, तो उसको और भी लोगों की ज़रूरत होती है। तो सभी लोग सोसाइटी के अंदर जितने लोग रहते हैं सब कुछ ना कुछ काम करते हैं। ओके, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ओके, सभी लोग डिफरेंट रूप से एबल होते हैं, सब अलग अलग टाइप, सबकी डिफरेंट स्किल्स होती हैं। ओके, अलग अलग टाइप के वर्क करते हैं, कुछ फार्मर होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, राइट। तो सबके अलग अलग वर्क होते हैं डिफरेंट तरीके से, तो उसी के आधार पर लोगों को कैटेगराइज किया जाता है, उसी के आधार पर लोगों को रिवार्ड दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर जितने लोग हैं, अब चूंकि सबके अलग अलग वर्क हैं, सबके अलग अलग ऑक्यूपेशन है, तो कहीं ना कहीं हमेशा भी वो एक हिरार्की के अंदर रहेंगे ही रहेंगे। ओके, जिस प्रकार का उनका फंक्शन होगा, जिस प्रकार का उनका वर्क होगा, जो वैल्यू उससे अटैच होगी, उसके आधार पर एक डिफरेंशिएशन पैटर्न बन के रहेगा हमेशा। और उसी के आधार पर उनको अवार्ड दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है मेरिट के आधार पर। तो वो जो हिरारकी है, वो जो स्ट्रेटिफिकेशन है, वो हमेशा सोसाइटी के अंदर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सभी की नीड्स अलग अलग हैं। तो एक ही इंसान सब कुछ काम कर नहीं पाएगा, उसके लिए और भी लोग चाहिए, और सभी के सभी लोग अलग अलग प्रकार के वर्क करेंगे। तो जो उनका वर्क होगा, जो उनका फंक्शन होगा, जो उस फंक्शन से जो वैल्यू अटैच्ड होगी, उसके आधार पर लोगों को ओके पैटर्नाइज किया जाएगा, ग्रुपिंग की जाएगी, क्लासिफिकेशन किया जाएगा, उनका स्ट्रेटिफिकेशन किया जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये हमेशा सोसाइटी के अंदर रहेगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द पीपल। क्लियर है पहला? यस सर, यस सर। तो दूसरा यहाँ पर है मार्क्सिस्ट अप्रोच। कार्ल मार्क्स की जो अप्रोच है, इन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को बताया। सोसाइटी बेसिकली ये बताते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है क्लास स्ट्रगल है। ओके, इकोनॉमिक रिलेशनशिप को लेकर के इन्होंने बताया कि सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं एक एक मिनट, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। सेकंड, दैट इज मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो इनका मानना है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, पावर, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। तो इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है। मतलब जो स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है उसके पीछे का जो कारण है वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज है। क्योंकि इसमें इन्होंने बताया कि सोसाइटी में दो क्लास होती है। ओके, पहली होती है दो क्लासेस। फर्स्ट, दैट इज द ओनर, जिनके पास मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिनके पास टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, मनी है, पैसा है। ओके, दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? बोर्जवाज। वर्कर, वर्कर। वर्कर नहीं होते हैं, ऑनर बात कर रहा हूँ, ऑनर ऑफ द। दूसरी क्लास होती है बेज अर्नर, या उनको वर्कर बोल सकते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रोलिटेरिएट। प्रोलेटेरियट। ठीक है, ये दोनों टर्म याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, इधर से उधर मत कर देना। ओके, तो इनके बीच में क्लास स्ट्रगल होता है, इसकी वजह से ये दो क्लास इन्होंने बताई कि इसमें क्लास हमेशा रहेगा इन दोनों के बीच में। और जो बोर्जुआ होगा वो हमेशा कोशिश करेगा जो भी प्रोलेटेरिएट है उनको एक्सप्लॉइट करने का। ओके, इसकी वजह से क्लास स्ट्रगल रहेगा। और हमेशा ये जो क्लास है, बोर्जुआ क्लास है, इनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो हमेशा चाहेंगे सोसाइटी के अंदर जो स्टेटस को है पहले जैसा बना हुआ है वो वैसा बना रहे, वो हमेशा इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहें और ज़्यादा पैसे कमाते रहें और उनके पास सब कुछ रहे। ओके, तो इस वजह से सोसाइटी के अंदर हमेशा जो है एक स्ट्रेटिफिकेशन रहेगा ही रहेगा। ओके, कुछ भी कर लो, ये इनका इसका इनका मानना है।
उसके लिए रेवोल्यूशन करना पड़ता है, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है सोसाइटी के अंदर, तब कुछ बदलाव आता है। लेकिन अगेन जब सब बराबर हो जाएंगे फिर अगेन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिस वजह से एक क्लास हमेशा ऊपर रहेगी, दूसरा नीचे रहेगा। तो ये इस प्रकार से सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन हमेशा रहेगा, बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रहेगा सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज का। क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, उसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे जो थ्योरी है डायलेक्टिक थ्योरी, उसमें और आगे बताएंगे किस प्रकार से जो है कम्युनिज्म या उसके बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट है, ये बेसिकली सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझने के लिए हमने बताया कि किस प्रकार से सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन रहता है। नेक्स्ट थ्योरी है तीसरे नंबर की है, दैट इज वेबेरियन थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि अभी जो कार्ल मार्क्स के द्वारा बोला गया है, मतलब उनकी थ्योरी बताती है कि जो मेन कारण है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का वो ऑनरशिप ऑफ द कैपिटल, मतलब पैसे का ऑनरशिप को लेकर के उन्होंने बताया कि इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है। लेकिन मैक्स वेबर की जो थ्योरी है ये बताती है कि केवल एक फैक्टर नहीं हो सकता है। इन्होंने कुछ तीन फैक्टर बताए, तीन कंपोनेंट बताए, दीज आर द थ्री कंपोनेंट। ओके, सो इसको हम थ्री कंपोनेंट थ्योरी बोलते हैं, थ्री कंपोनेंट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, पहला है क्लास, दूसरा है स्टेटस, तीसरा है पावर। पावर। तो तीनों का इंटरप्ले होता है, उसके आधार पर सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर पहले वाले में कार्ल मार्क्स ने बताया कि बिकॉज ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कैपिटल, तो ये बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि जिनके पास पैसा होगा सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट भी होगी या उनके पास सब कुछ होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी रिस्पेक्ट नहीं होती सोसाइटी के अंदर, कोई प्रेस्टेज नहीं होती, इवन दे हैव द मनी, दे हैव एवरीथिंग, राइट? स्टिल तो ये बता रहे हैं कि इन तीनों का जो कॉन्ग्रेंस होगा, या तीनों को मिला करके हम देखेंगे, तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन के लिए, या सोसाइटी के अंदर क्लासिफिकेशन या जो हिरार्की बनती है। तो तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लास का मतलब होता है कि पर्सन की जो इकोनॉमिक स्थिति है प्रेजेंट टाइम में, बोल सकते हैं सोसाइटी के अंदर, वो क्लास बताएगी। दूसरा है स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी के अंदर किसी पर्सन की कितनी इज्जत है, कितनी क्या रिस्पेक्ट है, इमेज है कितना उसकी? ऑनर है। जैसे कि मान लीजिए एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर का स्टेटस अलग होता है, इंजीनियर का स्टेटस अलग होगा, एक साइंटिस्ट का स्टेटस अलग होता है। ओके, इस प्रकार से सोसाइटी के अंदर उनके वर्क के आधार पर सोसाइटी के अंदर लोग सोशल स्टेटस को होल्ड करते हैं, पोजीशन को होल्ड करते हैं। और हो सकता है कि एक डॉक्टर के पास ज़्यादा पैसा ना हो, देयर इज अ चांस। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिरार्की में टॉप पर नहीं पहुंच सकता है। जैसे कि मान लीजिए कार्ल मार्क्स ने बोला कि जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके पास पैसा है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ बताया, तो वो टॉप पर रहेंगे, और जो प्रोलेटरी क्लास है जो नीचे, वो नीचे रहेंगे। लेकिन इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं जिनके पास पैसा हो वो ऊपर नहीं रह सकते हैं हिरार्की के अंदर। अगर उनका स्टेटस बेहतर है तो वो उस हिरार्की के अंदर टॉप पर भी पहुंच सकते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट होती है, इवन दे डोंट हैव मनी, राइट? तीसरा यहाँ पर है पावर। पावर का मतलब होता है, पावर का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी, जिसके माध्यम से कोई इंसान कुछ कर सकता है। ओके, तो इसमें सब कुछ आ जाता है, इसमें इकोनॉमिक पावर भी आ जाती है, सोशल स्टडीज भी आ जाता है, नॉलेज, ओके, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आ जाता है। तो वो सभी चीज़ें, तो ये तीनों के तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के अंदर सोशल स्टेटस को प्राप्त करने के लिए हिरार्की में। ये जो हिरार्की बनती है, सोशल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, उसमें कोई भी इंसान इन तीनों फैक्टर के आधार पर जो है पोजीशन कर सकता है। समझ में आ रहा है? दीज थ्री यस सर। इंपॉर्टेंट फैक्टर यस सर। जिसके यस सर, माध्यम, यस सर, यस सर। हाँ, जिसके माध्यम से हिरार्की या स्ट्रेटिफिकेशन फॉर्म होता है, ना कि एक सिंगल पर्टिकुलर सिंपल ओनरशिप ऑफ द कैपिटल के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपकी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जो तीन अप्रोच थी, वेबेरियन अप्रोच, कार्ल मार्क्स का अप्रोच एंड फंक्शनिस्ट अप्रोच, तीनों को हम लोगों ने देख लिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन।